दोस्तों, फेमिनिज्म एक ऐसी टॉपिक है जहाँ से हर एक एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न हमें ज़रूर देखने को मिलता है। चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम हो, यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनाए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से नारीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे और साथ ही साथ जो थ्री वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है, इन चीज़ों को भी देखेंगे और नारीवादी विचारधारा का विकास किस प्रकार से हुआ, इसके जितने भी महत्वपूर्ण 3 लहर हैं उसको भी देखेंगे और सभी लहर में जो भी महत्वपूर्ण नारीवादी थिंकर रही है उनको भी देखेंगे, उनके बुक्स के साथ में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण नोट्स के साथ में, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है आगामी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम जानते हैं कि व्हाट इज़ फेमिनिज्म, नारीवाद क्या है। नारीवाद एक ऐसा राजनीतिक, सामाजिक, वैचारिक और सांस्कृतिक आंदोलन है जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यक्तिगत और सामाजिक अधिकारों को परिभाषित करना है, स्थापित करना और प्राप्त करना है। सरल शब्दों में नारीवाद समाज में व्याप्त पितृसत्ता, जो समाज में जो पैट्रियार्की जो विद्यमान है, यानी पुरुषों के वर्चस्व वाली व्यवस्था को चुनौती देता है नारीवाद। जहां महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है, नारीवाद यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि महिलाएं पुरुष से श्रेष्ठ है, ये ऐसा नारीवादी का मानना है। इनका मूल विचार यह है कि दोनों लिंग को समाज में समान अवसर और समान अधिकार मिलने चाहिए, यानी कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए समाज में किसी भी स्तर पे। अब यहाँ पे एक शब्द को हम देखते हैं, सेक्स और जेंडर में क्या अंतर होता है। नारीवादी विचारकों ने समाज को समझने के लिए इन 2 पदों में अंतर स्पष्ट किया है। पहले तो उन्होंने सेक्स के बारे में बताया कि यह एक जैविक, बायोलॉजिकल सच है जो प्राकृतिक है, जैसे पुरुष या स्त्री का शरीर। यानी अगर आप पुरुष पैदा होते हैं तो आपकी जो बनावट है वो पुरुष की तरह होगी, यानी आप यदि स्त्री पैदा होते हैं तो आपकी बनावट स्त्री की तरह होगी। यह एक नेचुरल चीज़ें हैं। परंतु जो जेंडर है, यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण है। समाज तय करता है कि महिलाओं को कैसा व्यवहार करना चाहिए और पुरुषों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे महिलाएं कोमल होती है और पुरुष मजबूत होता है, ये किसने तय किया? तो ये समाज ने तय किया। प्रसिद्ध नारीवादी जो थिंकर थी, जिनका नाम सिमोन द बुआ, ने कहा कि महिला पैदा नहीं होती है बल्कि बना दी जाती है। ये दोस्तों बहुत ही, सिमोन द बुआ का बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है ये, जो कई बार एग्जाम में जो है पूछे जा चुके हैं। अब दोस्तों, हम देखते हैं नारीवाद का क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ। नारीवाद का विकास अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह सदियों के दमन के खिलाफ उपजा एक बौद्धिक और जमीनी संघर्ष है। इसके विकास को मुख्य रूप से 3 वैचारिक धाराओं में समझा जा सकता है। पहला तो है उदारवादी नारीवाद। शुरुआत में नारीवाद कानूनी और राजनीतिक सुधार तक सीमित था। इनका मानना था कि यदि महिलाओं को वोट देने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और शिक्षा मिल जाए तो असमानता खत्म हो जाएंगी। इसके बाद में आते हैं उग्र नारीवाद, रेडिकल फेमिनिज्म। 1960 के दशक के बाद विचारकों ने माना कि केवल कानून बदलने से कुछ नहीं होगा। दमन की असली जड़ जो है वो पैट्रियार्की में है और परिवार की संरचना के भीतर है। उन्होंने नारा दिया, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। इसके बाद में आते हैं समाजवादी, मार्क्सवादी नारीवाद। इनका तर्क है कि महिलाओं के उत्पीड़न का कारण पितृसत्ता और पूंजीवाद दोनों का गठजोड़ है। घरेलू काम का कोई वेतन न मिलना महिलाओं को आर्थिक रूप से निर्भर बनाता है। दोस्तों, इसके अलावा भी नारीवादियों का अलग अलग रूप है, जैसे कि पर्यावरणवादी नारीवाद। तो इस तरीके से और भी रूप हो सकता है, परंतु ये वीडियो हमने रिवीजन के पर्सपेक्टिव से बनाया है और ये संक्षिप्त है, जिसमें आपको ज्ञान भी वर्धन किया गया है भरपूर तरीके से। तो नारीवाद की 3 प्रमुख लहर को देखते हैं। तो दोस्तों, नारीवाद के ऐतिहासिक और राजनीतिक संघर्ष को मुख्यतः 3 लहरों में वर्गीकृत किया जाता है। और यह जो प्रथम लहर जो है, जो कि 19वीं सदी से 20वीं सदी की शुरुआत तक की है, इसका जो मुख्य फोकस था वो कानूनी, ये लिबरल नारीवाद का एग्जाम्पल है। ये कानूनी अधिकार, संपत्ति का अधिकार और मताधिकार संबंधित बात जो है इन्होंने की। इस लहर की शुरुआत औपचारिक रूप से अमेरिका में 1848 के
सेनेका फॉल्स कन्वेंशन से मानी जाती है। उस समय महिलाओं को स्वतंत्र नागरिक नहीं माना जाता था, वे अपने पिता या पति के अधीन थी। इस लहर का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा बनाना था। इसके संघर्ष के परिणाम स्वरूप 1920 में अमेरिका में 19वें संविधान संशोधन के द्वारा 1928 में ब्रिटेन में महिलाओं को पूर्ण मताधिकार दिया गया। इसके जो प्रमुख जो थिंकर हैं, जिसमें कि मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनकी जो पुस्तक है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जो कि 1792 में प्रकाशित हुआ था, इसमें इन्होंने जो मुख्य विचार कहा कि नारीवाद की जननी कहा जाता है इनको। इन्होंने तर्क दिया कि महिलाएं पुरुष से बुद्धि में कम नहीं है, बल्कि उन्हें शिक्षा न मिलने के कारण वे पिछड़ जाती है। उन्होंने महिलाओं के लिए समान शिक्षा की वकालत की। इसके बाद में जॉन स्टुअर्ट मिल की अगर हम बात करें, इनका जो पुस्तक है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जो कि 1869 की है, मुख्य विचार यह था कि कानूनी रूप से महिलाओं की पराधीनता का विरोध किया और कहा कि आधी आबादी को घर में बंद रखने से समाज के विकास की गति जो है आधी हो जाती है। इसके बाद में द्वितीय लहर की अगर हम बात करें, जो 1960 से 1980 के दशक में रहा, इसका जो मुख्य फोकस था वो सामाजिक समानता के ऊपर में, सोशल इक्वालिटी के ऊपर में, जिसमें कि लैंगिकता और परिवार फैमिली के ऊपर में, कार्यस्थल पर भेदभाव को लेकर के, प्रजनन अधिकार को लेकर के था। इसकी पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो प्रथम लहर में वोट का अधिकार यानी लीगल राइट्स की बात की गई थी, पॉलिटिकल राइट्स की बात की गई थी, और प्रथम लहर में वोट का अधिकार मिलने के बाद भी महिला के जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया था, इनका मानना था, और वे अभी भी घर के काम और बच्चों की देखभाल तक सीमित थी। इस लहर ने द पर्सनल इज पॉलिटिकल के नारे के साथ निजी जीवन के भीतर छिपे दमन को उजागर किया, जिसमें गर्भपात का अधिकार, घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून और समान वेतन के मुद्दे उठाए गए। जो सिमोन दो बुआ जो है, इनके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटिकल थिंकर हैं उस समय के। इनकी जो प्रथम पुस्तक है द सेकंड सेक्स, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जो विचार है मुख्य इन्होंने जो दिया, उन्होंने बताया कि कैसे पुरुष को समाज में सब्जेक्ट और महिलाओं को अदर यानी कि गौण मान लिया जाता है। इसका कथन है कि वन इज नॉट बोर्न बट रैदर बिकम ए वुमन द्वितीय लहर की नींव जो है मानी जाती है इनकी विचार से। इसके बाद में हम देखते हैं द्वितीय लहर में बेटी फ्राइडन आती है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है द फेमाइन मिस्टेक है। इसमें इनका जो विचार था कि शिक्षित घरेलू महिलाओं की उस मानसिक घुटन को उजागर किया गया इसमें, और द प्रॉब्लम दैट हैज़ नो नेम, यह इस प्रकार से इन्होंने कोट किया इस पुस्तक में, और इस पुस्तक ने अमेरिका में द्वितीय लहर की शुरुआत की। अब इसके बाद में केट मिलेट आती है जो पुस्तक लिखती है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्होंने अमूलाग्र रेडिकल और नारीवाद को स्थापित करते हुए कहा कि स्त्री और पुरुष के बीच के संबंध असल में राजनीतिक संबंध है, पावर रिलेशन है, जहां पुरुष हमेशा सत्ता की स्थिति में होता है। अब तृतीय लहर की अगर हम बात करें, जो कि 1990 का दशक से 21वीं सदी की शुरुआत तक मानी जाती है, जो इनका मुख्य जो फोकस था वो डाइवर्सिटी के ऊपर में, अंतर अनुभागीयता के ऊपर में, पहचान की राजनीति और उत्तर आधुनिकतावाद की बात करते हैं ये। इसकी पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो इस लहर ने दूसरी लहर की इस बात के लिए आलोचना की कि वह केवल श्वेत मध्यवर्गीय शिक्षित पश्चिमी महिलाओं के मुद्दों पर केंद्रित थी। तीसरी लहर ने माना कि सभी महिलाओं का अनुभव एक जैसा नहीं होता। एक श्वेत महिलाएं, एक गरीब महिला या तीसरी दुनिया जो विकासशील देश जैसे कि भारत की महिलाओं का संघर्ष एक अमीर पश्चिमी महिला से बिल्कुल अलग होता है। इसने क्वीर थ्योरी और LGBTQ अधिकारों को भी नारीवाद से जोड़ा। और इसके प्रमुख थिंकर को अगर हम देखें, जिसमें कि किम्ब्रेले क्रॉन्सा है, इन्होंने जो अवधारणा दिया इंटर अनुभागीयता का इन्होंने अवधारणा दिया, और इनका मुख्य विचार था कि महिला के उत्पीड़न को केवल जेंडर से नहीं समझा जा सकता, हमें यह देखना होगा कि जेंडर के साथ जाति, वर्ग और नस्ल कैसे मिलकर दोहरे या तीसरे दमन का निर्माण करते हैं। जो दूसरी जो प्रमुख थिंकर है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जेंडर ट्रबल। इसमें इन्होंने लिखा
जो कि जुडिथ बटलर है, बटलर ने तर्क दिया कि जेंडर कोई अस्थायी पहचान नहीं है बल्कि एक परफॉर्मेटिव चीज है, यानी जिसे समाज के दबाव में हम बार बार दोहरा कर अभिनय करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने नारीवाद के तीनों ही लहर को देखा और इसके प्रमुख थिंकर को भी देखा। तो इस प्रकार से आप चार्ट के माध्यम से भी इसे देख सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है। आप इसे याद कीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।